अब हम उपलब्ध विभिन्न प्रकार के डिजिटल पेमेंट विकल्पों पर चर्चा करेंगे। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने और भारत को कम नकदी उपयोग करने वाले समाज में बदलने के लिए डिजिटल पेमेंट के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके उपलब्ध किए गए हैं, जैसे कि बैंक के कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, पॉइंट ऑफ सेल। आइए देखते हैं कि ये काम किस तरह करते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, इससे नेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ई बैंकिंग और वर्चुअल बैंकिंग भी कहा जाता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट प्रणाली है जो किसी भी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान के वेबसाइट के द्वारा अनेक प्रकार के वित्तीय लेन देन करना सक्षम बनाती है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी कि NEFT, ये लाभार्थी के अकाउंट नंबर और IFSC यानी भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड का उपयोग करके एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने का तरीका है। NEFT लेन देन के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS, ये लाभार्थी के अकाउंट नंबर और IFSC कोड के उपयोग से वास्तविक समय के दौरान एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में उच्च मूल्य के ट्रांजैक्शन करने की सुविधा है। RTGS लेन देन के लिए न्यूनतम राशि 2 लाख रुपए होती है, परंतु इस पर अधिकतम राशि नहीं है। इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज IMPS, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में तत्काल निधि अंतरण में पैसों का ट्रांसफर करना। इस तरह के फंड ट्रांसफर के लिए दूसरे व्यक्ति का बैंक के द्वारा दिए गए मोबाइल मनी आइडेंटिफायर यानी कि MMAD जानना जरूरी है, परंतु इस प्रक्रिया को व्यक्ति के अकाउंट नंबर और IFSC यानी कि भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड जानने से भी किया जा सकता है। IMPS लेन देन करने के लिए कोई भी न्यूनतम राशि नहीं होती है, परंतु इसकी अधिकतम राशि 2 लाख रुपए है। मोबाइल बैंकिंग, ये प्रणाली बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाएं अपने ग्राहकों को उपलब्ध करती हैं ताकि वो आसानी से अपने मोबाइल फोन या टैबलेट के जरिए अन्य प्रकार के वित्तीय लेन देन कर सकें। मोबाइल वॉलेट, मोबाइल वॉलेट डिजिटल प्रारूप में पैसे रखने का तरीका है। इसके लिए हमारा बैंक अकाउंट एक डिजिटल वॉलेट से जुड़ा होना चाहिए। हमारे वॉलेट में रखे पैसे हमारे अकाउंट से आते हैं। कई बैंकों और पेटीएम, फ्रीचार्ज जैसे ऑनलाइन पेमेंट संस्थाएं अपने ग्राहकों को एक ई-वॉलेट देती है। इसका उपयोग सब्जी विक्रेताओं, दुकानों, मूवी हॉल और ऐसे कई अन्य स्थान अपने ग्राहकों की सहूलियत के लिए करते हैं। पॉइंट ऑफ सेल यानी कि POS, किसी भी ऐसे जगह को कहा जाता है जहां खरीदारी होती है। POS मॉल या मार्केट जैसे वित्तीय संस्थाएं हो सकती हैं, परंतु विक्रेताएं किसी भी ऐसी जगह को POS मानते हैं जहां पर ग्राहक के साथ व्यापार होता है। सूक्ष्म स्तर पर चेकआउट काउंटर को POS माना जाता है। पॉइंट ऑफ सेल को पॉइंट ऑफ परचेज भी कहा जाता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एकीकृत पेमेंट इंटरफेस या UPI, एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा हम एक मोबाइल एप्लीकेशन पर अनेक बैंक खातों को जोड़ सकते हैं। इस प्रणाली की सहायता से हम अपने मोबाइल फोन के जरिए एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। UPI के द्वारा हम केवल मोबाइल फोन से ही खर्चे कर सकते हैं, परंतु UPI के द्वारा हम कभी भी और कहीं से भी पैसों को ट्रांसफर कर सकते हैं। इस सब के साथ साथ हम UPI से कई प्रकार के पेमेंट कर सकते हैं। बैंक कार्ड,
हमने पहले के चैप्टरों में सीखा था कि हम बैंक कार्ड के द्वारा एटीएम मशीन से पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम बैंक कार्ड का प्रयोग अपने अकाउंट के पैसों की जांच करने के लिए और उपयोगिता बिलों का भुगतान करने के लिए भी कर सकते हैं। इन सारी सुविधाओं के लिए हमें अपना एटीएम पिन याद रखना बहुत आवश्यक है। इसी तरह हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, बिल भुगतान, पीओएस और अन्य भुगतानों के लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का भी उपयोग कर सकते हैं। ये कार्ड भी बैंक अपने ग्राहकों को अकाउंट खोलने पर देती है और इनका इस्तेमाल कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है। इस मामले में ये एटीएम कार्ड से अलग है, क्योंकि एटीएम कार्ड केवल एटीएम पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। धन्यवाद मैडम, ये सब सुनने में काफी आसान और सुविधाजनक लगता है, लेकिन क्या ये सुरक्षित है? अच्छा सवाल है गौरी। हमारा दैनिक जीवन तेजी से वर्चुअल सेवाओं की ओर बढ़ रहा है। वर्तमान की परिस्थिति ने हमें टेक्नोलॉजी के आदी होने पर मजबूर कर दिया है। अपने दैनिक जीवन को आसान बनाने के लिए हमें डिजिटल पेमेंट का उपयोग करना होता है। डिजिटल पेमेंट के साधन से हमें हर समय बैंक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम विभिन्न प्रकार के लेन देन डिजिटल पेमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, परंतु इनका प्रयोग करते समय हमें कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है ताकि हम अपने बैंक खाते को सुरक्षित रख सके। यूजर नाम और आईडी किसी सुरक्षित जगह में लिखकर रखें, परंतु इस जानकारी को अपने फोन में न लिखें। आपके फोन पर पासवर्ड लगा रहना चाहिए ताकि कोई भी आपके इजाजत के बिना आपका फोन इस्तेमाल न कर सके। आपके फोन के सेटिंग्स ऐसे होने चाहिए कि अगर आप 5 मिनट से ज्यादा उसका प्रयोग ना कर रहे हों तो वो अपने आप लॉक हो जाए। आपका फोन का पासवर्ड 1 2 3 4 जैसी आसान सीरीज या किसी जन्मदिन या वर्षगांठ की तारीख नहीं होनी चाहिए, ना ही किसी और जगह में प्रयोग हुआ पासवर्ड होना चाहिए। बैंक और डिजिटल पेमेंट वाले ऐप का काम पूरा होते ही उसे बंद कर देना चाहिए। अपना उपयोगकर्ता नाम या पिन नंबर कभी किसी के साथ साझा ना करें। बैंक खाता नंबर, ओटीपी, यूजर आईडी या पिन मांगने वाले किसी भी कॉल पर ध्यान ना दें। आपका बैंक आपसे ये सारी जानकारी कभी नहीं मांगेगा। किसी भी ऐप को बिना स्रोत स्थापित किए डाउनलोड ना करें। हमेशा ध्यान रखें कि आपका एटीएम या डेबिट कार्ड कहीं सुरक्षित रखा हुआ है। अगर आपसे आपका कार्ड खो जाता है तो बैंक को तुरंत फोन करके उनसे अपना कार्ड कैंसिल करवा दें। आपको शीघ्र ही नया कार्ड मिल जाएगा। मैडम, ये आवश्यक परामर्श देने के लिए धन्यवाद। अब हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के दैनिक उपयोग पर चर्चा करेंगे। सॉफ्टवेयर जो एक समर्पित सेवा प्रदान करता है और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में उपयोग किया जा सकता है, उसे ऐप कहा जाता है। ऐप का प्रयोग हम स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर जैसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर कर सकते हैं। हमारे पास खरीदारी के लिए बिग बास्केट, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, नाइका, ग्रोफर्स जैसे ऐप हैं। टैक्सी बुक करने के लिए उबर और ओला जैसे ऐप हैं। ट्रेन, बस और प्लेन के टिकट और होटल में रूम बुक करने के लिए हम मेक माई ट्रिप, यात्रा, IRCTC जैसे ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। नेटमेड्स और सस्ता सुंदर जैसे ऐप के द्वारा हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं। बिजली और मोबाइल के बिल भी हम ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। हम बीमा भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं। किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए हमें उस ऐप के साथ अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड के द्वारा एक खाता रजिस्टर करवाना पड़ता है।
जिन समय पर हम अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, उन समय पर हम एक OTP के द्वारा अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। ये OTP हमारे फोन पर SMS द्वारा आती है। अक्सर डिजिटल तौर से लेन देन करने पर हमें सेवाओं पर छूट भी मिलती है। ये एक लाभ है। इसके साथ साथ डिजिटल पेमेंट करने से हमें चीजें खरीदने और बिल का भुगतान करने के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ता है। आज के सेशन के लिए धन्यवाद। ये सब जानकर लगता है कि डिजिटल पेमेंट का उपयोग करना काफी सुविधाजनक है, परंतु हमें इनका प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा गौरी। डिजिटल पेमेंट का उपयोग करते समय सुरक्षित रहना बहुत आवश्यक है। नीचे दिए गए केस उदाहरणों को ध्यान से सुने और ये बताएं कि कौन सी डिजिटल सेवा इन उदाहरणों में काम आएगी। लता पुरुलिया के एक शहर में कॉलेज में GNM पढ़ रही है। उसके माता पिता पुरुलिया के किसी गांव में रहते हैं। एक दिन लता अपने पिताजी को फोन करके बताती है कि कॉलेज का त्रैमासिक शुल्क देने के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं। लता के पिताजी अपना काम छोड़कर शहर नहीं जा सकते हैं, पर उनके पास लता के बैंक अकाउंट की जानकारी है। वो क्या कर सकते हैं कि पैसे समय पर लता के पास पहुंच जाए? उनको नेट बैंकिंग करना होगा। सुंदरी घर के कुछ सामान खरीदने के लिए मार्केट गई थी, परंतु बिल देने के समय उसे मालूम पड़ता है कि उसने अपना वॉलेट घर पे ही छोड़ दिया है। दुकान की खिड़की पर दुकान से जुड़े हुए UPI अकाउंट की जानकारी है। सुंदरी भी UPI का प्रयोग करती है। वो दुकानदार को पैसे कैसे दे सकती है? फोन के UPI ऐप का प्रयोग। ऋतु अपने छोटे भाई के साथ सर्व वस्तु दुकान गई है। उसे कुछ ही दिन पहले अपना डेबिट कार्ड मिला है और उसने अपना पिन अच्छे से याद कर लिया है। अब उनकी खरीदारी पूरी हो जाएगी तो वो उसका पेमेंट करने कहाँ जाएगी? POS या पॉइंट ऑफ सेल। रमेश की बेटी उदिता स्कूल से घूमने जा रही है, जिसके कारण रमेश उसे सहूलियत के लिए कुछ पैसे देना चाहता है, परंतु उसे पैसों की सुरक्षा की चिंता है और वो उदिता को कैश में पैसे नहीं देना चाहता, क्योंकि उदिता उन पैसों को संभाल नहीं पाएगी। वो क्या कर सकता है कि पैसे उदिता के पास सुरक्षित रहे? उसे ई-वॉलेट में पैसे भेज सकता है। रत्ना को किसी आपत्ति के कारण हड़बड़ी में घर के लिए रवाना होना पड़ा। जल्द से जल्द घर पहुंचने के लिए उसने एक ऑटो लिया था, परंतु उसे जल्द ही अंदाजा होता है कि ऑटो के पैसे देने के लिए उसके पास हाथ में पैसे नहीं है। हालांकि वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है। उसके पास UPI या ई-वॉलेट नहीं है, परंतु उसके पास उसका ATM कार्ड है। वो उस स्थिति में क्या कर सकता है? वो नजदीकी ATM से जाकर पैसे निकाल सकती है। गीता स्कूल और पढ़ाई के कामों में आजकल बहुत ज्यादा व्यस्त है। आज उसे काम पूरा करते करते रात के 10:30 बज गए हैं और वो बहुत थक गई है। सोने से पहले फोन चलते हुए उसे मालूम पड़ता है कि आज बिजली का बिल भरने की आखिरी तारीख है। अगर वो रात के 12 बजे तक बिल नहीं भरती है तो उसे वो बिल से जुड़े 1% छूट और कैशबैक के ऑफर का प्रयोग नहीं कर पाएगी। इस स्थिति में वो क्या कर सकती है? वो नेट ट्रांसफर कर सकती है। अगले भाग में हम बीमा के बारे में सीखेंगे, जो कि एक बहुत आवश्यक बचत करने का साधन है।